नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से एक वाकया सामने आ रहा है, यानी कि वकीलों की गुंडई का ये मामला सामने आया। गुस्साए वकीलों ने कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज को एसपी कार्यालय के बाहर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दारोगा का जो कसूर है वो सिर्फ इतना था कि उसने मारपीट के मामले में एक वकील के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई की थी। आरोप है कि मामले में पूछताछ करने के दौरान कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज ने वकील से अभद्रता की और इसके खिलाफ में कार्रवाई के लिए ज्ञापन देने वकीलों का एक गुट एसपी कार्यालय पहुंचा था, जहां ज्ञापन देने से पूर्व ही वकीलों ने दारोगा को दौड़ा लिया। आक्रामक वकीलों ने भागते समय जब चौकी इंचार्ज गिर पड़े तो एसपी कार्यालय परिसर में उन्हें पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। और इतना सब होने के बाद भी एसपी सोमेंद्र मीणा का कहना है कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद ही आरोपी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या कानून आम आदमी के लिए है सिर्फ? क्या कानून तोड़ने वाले वकील इस जद में नहीं आते? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि कानून इस बात की इजाजत कतई नहीं देता कि अगर कोई अपराध है, कोई धारा लगाई गई है तो उसके तहत एक प्रोसेस होता है कानूनी, जिससे फॉलो करना होता है और ये हर एक शख्स के लिए लागू होता है, वो फिर चाहे प्रशासनिक अमले से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो। और यहां पर हमेशा से ही, चाहे वकीलों की बात करें या वर्दीधारियों की, आपस में 36 का आंकड़ा अक्सर देखने को मिलता है। और इसी मुद्दे को लेकर आज जनहित में चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कानून तोड़ने वाले वकील इस जद में नहीं आते? सिर्फ आम आदमी के लिए ये कानून बनाए जाते हैं जो फॉलो करने होते हैं। और इस मामले को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रूपा पांडे भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाराजगंज से संवाददाता जुड़े हुए हैं ब्रजेश गुप्ता। एक बार घटना को लेकर जानकारी अपडेट साझा कर लेते हैं। ब्रजेश गुप्ता का रुख करते हैं। ब्रजेश, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि पूरा मामला जो है कल का ही है। वकील जो वकील थे वो कल जो है कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज जो दुर्गेश सिंह हैं उनके पास जमीनी विवाद की शिकायत करने गए थे। हालांकि इस मामले में दरोगा ने वकील से कहा था कि इसकी जांच करके ही आगे कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन आज जो है वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है एसपी सोमेंद्र मीणा से मुलाकात किया। मुलाकात के बाद सोमेंद्र मीणा एसपी ने यह आश्वासन दिया कि 2 घंटे के अंदर इस पे जो है जांच करके दरोगा अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जो है वकीलों का जो प्रतिनिधि मंडल था वो एसपी से मिलकर बाहर ही निकल रहा था कि जो दरोगा थे दुर्गेश सिंह, वो जो है कप्तान जो एसपी हैं उनके ऑफिस के बगल में पहुंच गए। इसको देखकर जो वकील थे वकील जो है उग्र हो गए और दरोगा को जो है दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जी बिल्कुल, ये दबंगई का एक तरीके से मामला है जो सामने आ रहा है। अक्सर हम खाकी की दबंगई को लेकर बात करते हैं, वर्दीधारियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अक्सर जब बात वकील और सिपाही या खाकी या वर्दीधारी की आती है तो यहाँ पर वकीलों के लिए कोई कानून क्यों धीमा पड़ जाता है, ये अहम सवाल है। क्योंकि कानून तो सभी समाज में रह रहे हर तबके के लिए, हर व्यक्ति के लिए बराबर होता है और किसी भी अपराध को लेकर एक कानूनी प्रक्रिया होती है और उसी के दायरे में रहकर काम भी करना होता है और कार्रवाई भी करनी होती है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रूपा पांडे जी जुड़ी हुई हैं। रूपा पांडे जी, ये जो घटनाक्रम महाराजगंज का सामने आ रहा है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि जो कलेक्ट्रेट दुर्गेश सिंह को इस बात के लिए कहा भी गया कि जांच पड़ताल करने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। फिर एक प्रतिनिधि मंडल जो है वकीलों का वो पहुंच जाता है चौकी और दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। क्या ये जायज है इस तरीके का कृत्य? देखिए सोनी जी, ये अच्छे संकेत नहीं है, न्यायपालिका हो या पुलिस प्रशासन हो।
दोनों ही कानून व्यवस्था के सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों का सामंजस्य हो, इन दोनों में तालमेल हो, तो न्याय व्यवस्था अच्छी सुदृढ़ हो सकती है। लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि ये बड़े दुख का ही विषय है कि हम्म। न्याय पालिका से जुड़े हुए लोग और ये जो वकीलों का एक अलग चित्र ऐसा बनता जा रहा है आए हम्म। कुछ समय से कि वो अराजकता में ज्यादा जाते हुए नजर आने लगते हैं। बिल्कुल। जबकि उनका तो सीधा ताल्लुक ही होता है न्याय व्यवस्था। जब वो स्वयं ही अराजकता को जन्म देंगे तो हम्म। कहीं से ये बहुत संतोषजनक स्थिति नहीं है। और आज की घटना में भी देखने में आया है कि पुलिस मतलब दरोगा पर ही इस तरह मारपीट का कृत्य करना, ये बड़े दुखद और बड़े गंभीर संकेत हैं। बिल्कुल। अक्सर जब आम आदमी किसी भी मामले में फंस जाता है तो वकील के पास जाता है, क्योंकि उसे कानूनी एक लड़ाई लड़नी होती है और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एक अधिवक्ता की जो अहमियत है वो भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर रूपा जी, जब जैसा कि आपने पहले ही इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि अराजकता का माहौल क्रिएट किया जा रहा है अधिवक्ताओं की तरफ से, न्यायपालिका और प्रशासनिक अमले का जो सामंजस्य है वो बेहतर होना चाहिए, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि ये सामंजस्य जो है वो नहीं बन पाता। अब इसकी वजह क्या है, इस पर भी हम चर्चा कर लें, क्योंकि ये इतना जो तनातनी का माहौल नजर आता है। और या ये कहा जाए, अक्सर ये देखने में आया कि जैसे अधिवक्ता जो होते हैं वो अपनी बात मनवाने के लिए प्रशासनिक अमले पर दबाव बनाते हैं, ऐसा क्यों? ये एक व्यवस्था की बहुत बड़ी खामी ही है कि ये अधिवक्ता अपनी छवि, देखिए इससे अभी साधारण जनमानस में तो ये कहावत कही गई है कि अगर काला कोट पहन लिया है किसी ने तो वो समाज में कहीं पर भी कुछ भी करता है तो उस पर कोई बात या उस पर टीका टिप्पणी तक करने का किसी को अधिकार नहीं होता है। तो ये जो एक मना स्थिति बनती जा रही है, जो इस तरह का एक मनोवृत्ति बनती जा रही है अधिवक्ताओं में कि वो ही सब कुछ है और वो सड़क पर सारे नियमों को तोड़ते हुए चलेंगे और उनके ऊपर कोई नियम नहीं लागू हो सकता है, तो ये किस तरीके से न्यायपालिका में रहकर कार्य कर पाएंगे और ये किस तरह से न्याय की आवाज को बुलंद कर पाएंगे? क्योंकि ये जहां पर नियम को तोड़ते हुए नजर आते हैं और सामान्य जनमानस में इस तरह की आम धारणा ही बन गई है कि पुलिस और वकील में 36 का आंकड़ा रहता है। ये भी बड़े दुखद संकेत हैं। बिल्कुल। और ये एक तरीके का एक माहौल देखा जाए तो समाज में एक संदेश भी देने की कोशिश हो रही है कि अगर वकील हैं तो वकील और एक अराजक तत्व में क्या डिफरेंस रह जाएगा। मुझे लगता है अधिवक्ताओं को अपनी जो एक गरिमा है उसको भी थोड़ा सा, या ये कहा जाए, इसको पहचानने की जरूरत है और अपनी उस गरिमा को बनाए रखने की जरूरत है कि हम किस तरीके का संदेश समाज में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके का वर्चस्व जो है स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, सुरेश अवस्थी जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ कानून का मतलब दायरा होता है, जहाँ कानून का इंसाफ होता है, अगर वहीं पे ही गुंडई हो तो फिर वो कानून नाम किसी नहीं ले जाती। एक गुंडई का मतलब एक अखाड़ा बन जाता है। यहाँ पे पहली बात तो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो भी किसी से कोई गलती हुई है उसको आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए। अगर नहीं सुलझता है तो कुछ अधिकारी बैठे उनको ही देखना चाहिए। कानून को कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और के न्यूज़ में अपनी इस राय को साझा करने के लिए, और हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील और पूर्व जज अगर जुड़ते हैं तो ज़रूर हम कानूनी पहलुओं पर बात कर सकेंगे, क्योंकि ये जो मसला है, ये जो मामला सामने आ रहा है। हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील भी इस बीच जुड़ चुके हैं, अशोक गहलोत जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि वाकई देखा जाए जिस तरीके का ये महाराजगंज का मामला सामने आ रहा है, जो घटना सामने आ रही है, आपको एक बार वाकिफ करा देती हूँ इस घटना से कि यहाँ पर वकीलों ने दबंगई दिखाई है। एक देखा जाए दारोगा को यहाँ पर दौड़ा कर पीटा गया है
और यहाँ पर न्यायपालिका और प्रशासनिक अमले का जो सामंजस्य है, किस तरीके का असमंजस वाली स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। तो क्या वकीलों को खौफ नहीं है कि कोई कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर भी हो सकती है अगर इस तरीके का मामला सामने आता है? तो ऐसे में किस तरीके से कार्रवाई संभव हो सकती है? पहले मैं मैडम धन्यवाद कहूंगा आपका जी कि आपने ऐसा ज्वलंत मुद्दा उठाया है जी जिस मुद्दे का सीधा सरोकार आम जनता से है। देखिए, सर्वप्रथम मैं इस घटना पर यह कहना चाहूंगा जी कि एक अधिवक्ता होने के नाते पूरे अधिवक्ता समाज की तरफ से मैं इस घटना का बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जी ऐसा संभव ही नहीं है कि वकील किसी से हाथापाई करे, परंतु मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि पुलिस और वकील दोनों ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पार्ट होते हैं। दोनों ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल पक्ष रखते हैं। कभी अभियोजन की तरफ से अधिवक्ता पक्ष रखते हैं, कभी पीड़ित पक्ष की तरफ से, तो बिल्कुल। कभी अभियुक्त पक्ष की तरफ से। कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस अधिवक्ताओं को इस नजरिए से देखती है कि जैसे वो उनके प्रतिद्वंदी हो, जबकि वो उनके प्रतिद्वंदी नहीं है, वो उनके सहकर्मी हैं। बिल्कुल दोनों मिलकर ही किसी भी मुकदमे को उसके जायज मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा संभव भी नहीं है कि बिना पुलिस के कोई आपराधिक कार्रवाई कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध संस्थित हो वो पूर्ण हो पाए और बिना अधिवक्ता के सहयोग के वो विचारण पूर्ण हो पाए। तो मेरा पहला इसमें दृष्टिकोण ये है कि दोनों ही पक्षों को, हालांकि मैं इस घटना का कोई चक्षुदर्शी नहीं हूं, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अधिवक्ताओं का इनसे ऐसा टकराव हुआ है, पर मैं फिर भी कहता हालांकि हूं ये कि पहली पुलिस पक्ष घटना को नहीं है अधिवक्ता पक्ष अशोक को जी, संयम ये दिखाना पहली घटना ऐसी नहीं है। ऐसे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। अगर आसानी से वकीलों की कोई मांगे हैं और प्रशासनिक अमले ने नहीं मांगी तो यहाँ तक कि प्रदर्शन की स्थितियां भी बनती हुई नजर आई हैं, या यहाँ पर उग्र पैमाने में प्रदर्शन किया गया है अधिवक्ताओं की तरफ से अपनी मांगों को मंगवाने को लेकर। तो ऐसी स्थिति, या ये कहा जाए जो वर्दीधारी हैं या दारोगा हैं या एसपी हैं, जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और अधिवक्ता हैं, उनके बीच ये मतभेद आखिर क्यों? हाँ, देखिए मैम, इसमें समस्या क्या आती है कि वकील अपने मौकिल को न्याय दिलाने के लिए अपना पुरजोर तरीके से कानूनी पक्ष रखते हैं। ठीक है, कभी कभार ये स्थिति बन जाती है, कभी कभार ये स्थिति बनती है कि पुलिस ये समझती है कि वकील कहीं ना कहीं उनके कार्यों को निष्फल कर रहे हैं। वो किसी व्यक्ति के खिलाफ चाहते हैं कि भाई किसी कार्रवाई को करके उसे जेल भेज दें, तो वकील अपनी भूमिका निभाते हैं कि भाई अनावश्यक कोई व्यक्ति जेल ना जाए। अब मैं बताता हूं कि इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक एडवोकेट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का निर्माण किया है। उसमें प्रादेशिक स्तर पर हाईकोर्ट के एक जज हैं, बाकी उसमें बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, और उसी प्रकार जिला स्तरीय उसमें जिला जज और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और अन्य जो इनवाइटी उसमें मेंबर्स रहेंगे, वो सब मिलकर एक ऐसी कमेटी का निर्माण करेंगे कि जहां पे वकील अपनी शिकायत रख सके और उनका निस्तारण हो सके और अनावश्यक किसी प्रकार की कार्य बाधा या ऐसी स्थिति बने कि वकीलों को अपना पक्ष रखने के लिए किसी आंदोलन का सहारा लेना पड़े। बिल्कुल। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। मेरठ से उमेश जैन जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं उमेश जी। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पढ़े लिखे समाज है, वकील साहब हैं, वो भी आजकल इस तरह की हरकत करने लगे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि वकील साहब को कोई शिकायत थी तो वो एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत करके और उन्हें अपने हाथ में इस तरह का काम नहीं लेना चाहिए था, जिससे पुलिस वालों को पीटा जा सके। और ये बहुत ही गलत बात है, इस तरह न्याय को अपने हाथ में लेना। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए उमेश जी। साथ ही हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, ब्रजेश गुप्ता जी। एक रुक कर लेते हैं एक बार। ब्रजेश, अगर देखा जाए यहाँ पर अभी प्रशासनिक स्तर पर जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी तरफ से इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई या कोई कार्रवाई की पहल होती हुई नजर आई? जी, सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि आप ये देख लीजिए, ये एसपी कार्यालय है।
इसके जस्ट बगल में जो है ये कलेक्ट्रेट चौकी है, और यहीं से थोड़ी ही दूर पर जो है जो अधिवक्ता बैठते हैं उनका जो है दीवानी न्यायालय है। हालांकि वो दूरी नहीं था। इसकी शिकायत अगर एसपी से किया गया कि दरोगा जो है जांच में लापरवाही बरत रहे हैं, तो एसपी साहब ने यह आदेश दिया था कि 2 घंटे हमको समय दीजिए, 2 घंटे में हम जांच करवा लेंगे। जांच में अगर दोषी दरोगा पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इतने उग्र होकर जो है दरोगा की पिटाई करना यह काफी जो है शर्मनाक है। जी बिल्कुल ठीक बात है, शर्मनाक है। लेकिन हमारा सवाल ये था ब्रजेश कि जो उच्च अधिकारी हैं इस मामले को लेकर उनकी कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई कि इन दारोगाओं के खिलाफ क्या किसी तरीके का कोई मुकदमा दर्ज किया गया? आपको बता दें कि जिस वकील के द्वारा इस तरह की अभद्रता की गई है उसको लेके जो महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक हैं, वो पुलिस विभाग हैं, वो काफी जो है आक्रोशित हैं। इसके अधिवक्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है। देर रात तक जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके तरफ से कहना है कि देर रात तक जो है जो भी कानून हाथ में मिलेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। जी जो वकील का नाम सामने आ रहा है, इस वकील का नाम क्या कुछ है? देवेंद्र बागपत से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। देवेंद्र, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी, हमें बहुत दुख हुआ जी जो ये ऐसी घटना होती है। देखो, पुलिस के भी अपनी मर्यादा जनता को ज्यादा दिखानी होगी, ज्यादा ईमानदारी से कार्य करना होगा, परंतु जनता या कोई हम वकील के बहकाए में या किसी के बहकाए में आके हमें भी ऐसा कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए जिससे हमारे समाज पे जो इसका हमारे जो आने वाले बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़े। बिल्कुल। आज हमारी पुलिस की हमें जिम्मेदारी दी जाती है कि महिला सुरक्षा रहे, पुलिस की जिम्मेदारी दी जाती है कि हम सुरक्षित रहे, पुलिस को जिम्मेदारी दी जाती है कि हम रात को घर में सुरक्षित रहें। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, पर उस जिम्मेदारी के साथ साथ पुलिस को भी एक मानवता का दायरे में रहना चाहिए। शुक्रिया देवेंद्र जी, हम जुड़ने के लिए और के न्यूज में अपनी राय को साझा करने के लिए, रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लगता है जो प्रशासनिक अमला है या जो अधिवक्ता है, न्यायपालिका का अगर जिक्र किया जाए यहाँ पर, तो इनसे ज़्यादा जो समझदारी है वो आम जनमानस की यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि एक समाज की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है और उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते ये भूल जाते हैं कि हमें किस तरीके का संदेश जो है अपने कार्यों के द्वारा समाज तक पहुंचाना है या किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। और यहाँ पर अधिवक्ताओं के लिए भी वही बात लागू हो जाती है क्योंकि कई बार देखा जाए स्थितियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं जितनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी जाती हैं अधिवक्ताओं की तरफ से। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं अशोक जी। और जब ऐसी स्थिति आती है सामने तो किस तरीके से एक कानूनी जो प्रोसेस है या कार्रवाई है वो होनी चाहिए? देखिए, पहले तो जो मैं लगातार वीडियो देख रहा हूं, इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूंगा, शायद ही कोई व्यक्ति वकील की वेशभूषा में हो। तो यही तय कर पाना कि कौन व्यक्ति वकील है, कौन व्यक्ति वकील नहीं है, अभी तो यही तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं इस बात को मानता हूं कि अधिवक्ता हमेशा कानून का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, इस तस्वीर में होने के नाते ठीक है अशोक जी, आपको डाउट है तो इस तस्वीर में एक दो लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे होंगे कि ठीक है, व्हाइट शर्ट ब्लैक कोट पैंट अगर कोई पहना हुआ होता है तो आमतौर पर यही कहा जाता है ये अधिवक्ता है। और चूंकि मामला अगर के न्यूज के सामने आया है, पास आया है और इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं तो हम सच के आधार पर ही चर्चा कर रहे हैं। ये वीडियो फेक नहीं है और ना ही ये मामला फेक है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अशोक जी, न्यायालय परिसरों में अपराधी वकीलों की वेशभूषाओं में आ जाते हैं। बिल्कुल, जो दिल्ली की आपकी घटना रही जिसमें एक गैंगस्टर को वकील की वेशभूषा में आके लोग मार गए, गाजियाबाद में भी एक बहुत पहले एक ऐसी घटना घटी थी विभिन्न न्यायालयों में। सॉरी, वकीलों की कोई वेशभूषा कहीं मिल नहीं सकती है। तो मेरा इतना कहना है कि यदि ऐसी बात उठ रही है तो हम वकीलों को इस बात पर जरूर चिंता करनी होगी कि पूरे पेशे के लिए, हमारे पूरे अधिवक्ता समाज के लिए, समाज में हमारी छवि धूमिल हो
या समाज में हमारी छवि पर कोई प्रश्न खड़ा हो, हम ऐसी समस्याओं का निराकरण करें और गांधीवादी तरीके से अपनी जो भी बात रखनी है, जो रखना उचित भी है संवैधानिक मर्यादाओं के अंदर, हम उसे। चलिए अशोक जी, आपका रुख करते हैं। इस बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अनिल त्यागी जी, राय साझा कर लेते हैं। अनिल त्यागी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। मैडम, मेरा कहना ये है, ये तो वकीलों के भेष में गुंडे नजर आ रहे हैं इसमें। मुझे वकील नहीं लग रहे ये लोग, क्योंकि जब आप एसपी के पास उसकी जो भी पुलिस वाले हैं इनकी शिकायत करने गए थे, तो आप एसपी से अपनी बात रखते, आपका ये क्या मतलब हुआ कि वहां पे उसको वो मिल गया और उसको ट्वीट में शुरू कर दिया? वकील नहीं लग रहे। बिल्कुल अनिल जी, ठीक बात है। जब कहते हैं ना स्थानीय थाने या चौकी में सुनवाई नहीं होती तो फिर लोग एसपी का रुख कर लेते हैं, एसपी कार्यालय का रुख कर लेते हैं। और यहाँ पर एसपी ने इस मामले को लेकर आदेशित किया हुआ था थाना इंचार्ज को कि आप जो दारोगा है उनको ये कहा गया था कि आप इस मामले को जांच पड़ताल के बाद देखिएगा। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि एसपी की मौजूदगी नहीं थी, एसपी ने निर्देशित किया था और ये लोग ज्ञापन देने के लिए जाते हैं, लेकिन ये लोग आक्रामक हो जाते हैं वहां पर और दारोगा की पिटाई करनी शुरू कर देते हैं। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अशोक जी, आप वकीलों का एक तरीके से देखा जाए उनको किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और बचाव भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही रूपा पांडे जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करते हैं। रूपा पांडे जी, ये जो तालमेल है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज में किस तरीके का माहौल बने और किस तरीके का जो एक व्यवस्था है वो व्यवस्थित रहे, ये कैसे संभव होगा? क्योंकि वकील और एक प्रशासनिक अमला एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सामंजस्य होना बेहद जरूरी होता है। अधिवक्ताओं का जो एक प्रोफेशन है बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। न्यायालय न्यायपालिका बड़ी सम्मानित माननीय होती है और वहां पर देखिए कुछ ऐसे प्रकरण जो निकल कर आते हैं जिनमें कुछ वकील बहुत उद्वेलित होकर जो इस तरह के अराजकता के पूर्ण व्यवहार कर डालते हैं, ऐसे आचरण से उन तमाम अधिवक्ताओं को, जगत को ही कलंक लग जाता है और शक की निगाह से देखे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि न केवल ये एक मामला है किसी दरोगा की खाकी पर हाथ उठाने का मामला, ये पूरे ही इस न्यायपालिका के समाज को ही दूषित करने का ये एक मामला लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सम्मानित वकीलों का एक श्रृंखला है। देखिए सम्मान ही उनमें उनका सुनिश्चित है। इसी के कारण मुझे लगता है, कहावत है कि काले कोट को देखते ही लोग तुरंत डर जाते हैं, फिर वो सम्मान की दृष्टि से अपनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगाया गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं ही कानून तोड़ दूंगा। तो ये बहुत गलत बात है। सम्मानित अधिवक्तागण होते हैं, लेकिन उनको अगर लगता है कि वो कहीं पर नियम तोड़ सकते हैं, तो ये मुझे लगता है कि संपूर्ण न्यायपालिका के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। बिल्कुल। अशोक जी, आपका भी जो कार्यकाल रहा, इस दौरान बहुत सारी चीजें आपने भी फेस की होंगी। यहाँ पर कहा जाता है पुलिस की ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी, ऐसा ही कहावत वकीलों के लिए भी है कि ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, क्योंकि कब किस पेचीदा स्थिति बना दी जाए वकीलों की तरफ से या कब किस नॉर्मल चीज़ को एबनॉर्मल कर दिया जाए, ये तमाम चीज़ें ऐसी लागू हो जाती हैं या जुड़ जाती हैं एक वकील के साथ और एक प्रशासनिक किसी भी चाहे वो सिपाही हो या कांस्टेबल हो या अधिकारी लेवल का हो, तो ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। ऐसे में इस तरीके का कृत्य करना क्या ये जायज है, और साथ ही जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो भी हम जानेंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं वर्दीधारी और वकीलों के इस भिड़ंत को लेकर जो महाराजगंज से घटना सामने आ रही है। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ पूर्व जज भी जुड़ चुके हैं, बीडी नकवी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। टिंकू खान जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं टिंकू जी।
जी मैम नमस्कार। ये बहुत अच्छी बात है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ क्यों न्यूज चैनल पे कि इस विषय में चर्चा रखी गई है। जी शुक्रिया। दरअसल घटना तो बहुत ही निंदनीय है और वकील भी हमारे रक्षक ही है और पुलिस भी रक्षक है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस का ऐसे मामले आते हैं कि पैसों की गड्डियां लेकर झूठे मामले सामने आते हैं। ऐसी एक मामला आया था रसूलाबाद कानपुर देहात की, असालतगंज चौकी में एक दरोगा जी पीटे गए थे। जो मृतक परिवार था उसी से ही दुर्घटना के 50,000 रुपए मांग रहे थे। ऐसी एक मामला आया गलुआपुर कानपुर देहात के अंदर, वहां भी ऐसी एक घटना हुई थी। अभी एक हमारे संज्ञान में एक मामला आया है जो दिल्ली से लड़का उठाकर उत्तर प्रदेश पुलिस ले गई और उसके ऊपर बलात्कार का झूठा मामला लगाकर एक लड़की जो कि अमेठी कॉलेज नोएडा में पढ़ती थी और उसके बाप का रसूख देखते हुए पैसे के नाम पर उसको बंद किया जाके दादरी थाने में 2 दिन तक लोग ढूंढते रहे। उनकी पत्नी ढूंढती रही, उनके पिता ढूंढते रहे, उनकी माता ढूंढती रही और उनके पिता को और बेटे को दिल्ली के संगम विहार से उठा के ले गई। मुन्ना पेंटर उनके बाप का नाम था और बेटे का नाम अखलाक था और उसको क्या कहते हैं दादरी थाने से बंद किया। वो लड़का 1 साल से जेल में है। तो ऐसी जो घटनाएं कहीं ना कहीं होती हैं। अब उसका ट्रायल चालू हुआ है। दिल्ली के एक वकील ने जब संज्ञान लिया है, बिल्कुल कई बार ऐसी घटनाएं टिंकू जी सामने आती हैं। जो अपराधी होता है वो घूम रहा होता है खुले आसमान में, सांसें ले रहा होता है, और जो अपराधी नहीं होता कई बार ऐसे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं कि वो बेवजह ही फंस जाते हैं और सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। तो ना जाने इतने कैसे मामले, कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। बीडी नकवी जी भी पूर्व जज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। बीडी नकवी जी का रुख करेंगे। बीडी नकवी जी, ये जो घटना महाराजगंज से सामने आ रही है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया भी बेहद अहम हो जाती है कि जो अधिवक्ता हैं वो एक दारोगा की पिटाई कर देते हैं। जी जी जी, देखिए ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और ऐसे मामले होते रहते हैं जी। लेकिन आपने ये इशू को उठाया तो आप काबिल मुबारकबाद हैं। हमारी सोसाइटी एक आप समझिए वेलफेयर स्टेट से एक बुलडोजर स्टेट बन गई है। लोगों के अंदर एक ड्यूटी का जो सेंस नहीं है। हर एक का, वकील का एक रोल है, दरोगा का एक रोल है इस मामले में। असल में चीजों को मुझे फैक्चुअली पता नहीं है, लेकिन ये झगड़े मैंने देखे जगह जगह जिलों में हुए हैं इस तरह के। लखनऊ में तो ये बहुत होते हैं और उसके अंदर कहीं कहीं ऐसे वकीलों हर जगह का यही हाल नजर आता है सर। हर जगह ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति है क्योंकि लॉलेसनेस है, लोगों का फेथ खत्म हो रहा है सिस्टम में। उसमें जुडिशरी भी जिम्मेदार है, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव भी जिम्मेदार है, उसमें एमएलए और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो भी जिम्मेदार है। इन टोटल किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर लोगों को ड्यूटी कॉन्शियस होना पड़ेगा। अपना एक रोल है, अपना एक स्कोप है, उसमें हम काम करें, उसमें हम अच्छा काम करें, जो हमारी ड्यूटीज को निभाएं। अब आप ये बताइए, जमीन के डिस्प्यूट की वजह से मामला हुआ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मैटर पुलिस माफिया ये सब तय करने लगे हैं। अदालतों में लोग नहीं आते क्योंकि अदालतों में ऑर्डर देर से होते हैं, लोग सजग नहीं हैं। अब इसके बहुत से रीजंस हैं। इसके मैं जज रहा हूं, मैं जानता हूं ऊपर का प्रेशर है, स्टे दे दीजिए, तो ऊपर जो अथॉरिटीज है हाई कोर्ट उसको नेगेटिव उसमें देखता है, व्यू करता है कि पता नहीं अफसर ने क्या किया। तो बीच है, फेथ है, कॉन्फिडेंस नहीं है इस तरह का। अगर सिविल कोर्ट्स अच्छी तरह काम करें तो मैं समझता हूं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में अगर ऐसे मामले, ऐसी नौबत नहीं आएगी। अगर रेवेन्यू मैटर्स में हमारे तहसीलदार, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर तक अच्छा काम करें तो जमीन डिस्प्यूट कम हो जाएंगे। जरूरत है लोगों के अंदर एक सेंस पैदा करने की, एक ईमानदारी से काम करने की। तनख्वाहें बढ़ गई हैं और खासकर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी बढ़ जाती है। मैडम, मेरा ऐसा मानना है कि इसको हमें एक ओवरऑल पिक्चर देखनी चाहिए सोसाइटी की। किसी एक आर्गन को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह इन्वेस्टिगेट होगी और बहुत अफसोसनाक वाकया है और बहुत ही कंडेम किए जाने योग्य हैं। तो कल्प्रिट हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा बिल्कुल। अशोक जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो बीडी नकवी जी ने कहा, और वाकई ये वजह काफी है? नहीं, मैं नकवी सर से इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने बहुत ही सही ढंग से और बहुत ही, जैसे कहते हैं, गागर में सागर भरते हुए ये सारी समस्याओं पर अपना दृष्टिकोण रखा। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं दायित्वों का निर्वहन करना प्रत्येक व्यक्ति की
प्राथमिक ड्यूटी है अपना। ऐसा नहीं है कि हम नहीं सही अशोक ढंग जी, से रह रहे हैं, ऐसा भी है। अब कई बार जब चाहे वो जमीनी विवाद का मसला हो या कैसे भी कोई भी आपराधिक मसला हो अशोक जी, देखा जाए तो अब लोग कोर्ट तक पहुंचने से भी डरते हैं, क्योंकि किस तरीके से वो साक्ष्य जुटाए जाते हैं, किस तरीके से उनका फेरबदल किया जाता है, और क्या वाकई उन्हें जस्टिस मिलेगा या नहीं, क्योंकि अब आम जनता को इस बात पर भी भरोसा नहीं है कि वाकई, क्योंकि जैसे साक्ष्य पेश किए जाएंगे उसी आधार पर जस्टिस मिलेगा। तो मुझे लगता है वाकई ये बेहद महत्वपूर्ण बात थी कि ईमानदारी से और इस तरीके से अपने आपकी जो जिम्मेदारी है, आपका जो काम है, अगर उसे आप ईमानदारी से करते हैं तो वाकई जस्टिस मिलेगा। मानते हैं इस बात को? जी मैं बिल्कुल मानता हूं। मेरा ये मानना है कि न्यायालय जो जिला स्तरीय न्यायालय होती है, लोअर कोर्ट होती है, जिन्हें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं, ट्रायल कोर्ट्स कहते हैं, अगर वहां पर समय से मुकदमों का निस्तारण, चाहे संपत्ति के संबंध में हो या फौजदारी मामला हो, सिविल मामला हो, अगर समयबद्ध व्यक्तियों को न्याय मिलेगा तो न्याय की इस व्यवस्था में, न्यायालयों में उनका विश्वास और गहरा होगा। अगर वो इस बात को जान पाए या इस बात को मन में धारण कर लें कि 15 वर्ष किसी मुकदमे को लड़ने के बाद भी वो अगले न्यायालय में अपील होगी, फिर उसकी अपील होगी, तो एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई में अगर वो स्वयं को उलझता देखेंगे तो फिर वो कानून तोड़कर सड़कों पर न्याय करने के लिए विवश होंगे। ये तो मैं भी बिल्कुल मानता हूं। और आज जो नकवी सर ने कहा अपना कि ये बात बिल्कुल सही है, न्यायालय एक न्याय के मंदिर है और अधिवक्ता उस न्यायालय के न्याय के मंदिर का पुजारी है। अधिवक्ताओं की इतनी बड़ी विरासत रही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल, स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हों या स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी हों जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, बिल्कुल, या महात्मा गांधी जी रहे हों जिन्होंने पूरे भारत की देश की स्वतंत्रता के लड़ाई को आगे बढ़ाया और अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाई। तो भारत के वकीलों का तो गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत के वकीलों ने, ऐसा नहीं है कि आम जनता की लड़ाई नहीं लड़ी है। अभी राम मंदिर वाला आप मुकदमा ही आप देख लीजिए, बिल्कुल सैकड़ों वकीलों ने, दर्जनों वकीलों ने दिन रात बहस करके न्यायालय के सामने पक्ष रख के दो समुदाय के बीच का इतना बड़ा विवाद न्यायालय की सहायता से, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से उसे निपटाया, उसे समाप्त किया और दो संप्रदायों के बीच का इतना बड़ा विवाद समाप्त करके भारत वर्ष को आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त किया। ये अपने आप में देखा जाता है। मैं इसी में ही सोनी जी एक बात जोड़ूंगा, बिल्कुल, हापुड़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं पर और गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं पर हापुड़ में बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद में बहुत वृहत आंदोलन हुआ। आपकी जानकारी में होगा, अखिल भारतीय स्तर पे आंदोलन पहुंचा। नकवी सर भी इस संबंध में जान रहे होंगे। उसके बाद में एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का एक ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लेटर जारी किया, एक शासनादेश जारी किया कि हाँ इस पर विचार किया जाएगा और ये कानून बनेगा। वो आज तक भी कानून नहीं बना है। अगर अधिवक्ता को कोई पुलिस प्रशासन प्रताड़ित करे तो वो किसके पास जाए? क्योंकि वो औरों को न्याय दिलाने वाला व्यक्ति अपने साथ हुए अन्याय के लिए कहा जाए। जब उसे ही न्याय नहीं मिलेगा तो इससे भी समाज में गलत मैसेज जाएगा और उससे अच्छी बात है अशोक जी, आपकी पीड़ा को हम समझ भी पा रहे हैं और वाकई एक मंच ऐसा होना चाहिए जहां पर अधिवक्ता भी अपनी बात को रख सके और उस बात का संज्ञान लिया जाए। लेकिन उसके लिए इस तरीके की बर्बरता या ये कह देना कि मैं अधिवक्ता हूं, जहां पर लेन देन का मसला होता है वहां पर अधिवक्ता और जो वर्दीधारी होते हैं वहां पर सामंजस्य बन जाता है। अगर किसी भी तरीके का कोई विवाद है या कोई मुकदमा, वहां पर सामंजस्य आप लोग बना लेते हैं। तो ये एक संदेश है कि आप किस तरीके का संदेश आप समाज में देने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं जो तस्वीर सामने आ रही है। एक दर्शक इसी बीच अशोक जी जुड़े हुए हैं, आते हैं वापस लौटते हैं, आपकी बात पूरी सुनेंगे। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वकीलों की भारी गुंडागर्दी चल रही जगह जगह, इसीलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील की थी। उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए सारे जजों को बुलाया था दिल्ली और सारे कार्रवाइयां चल रही हैं। उन्होंने अधिकृत किया है, मिस्टर मौर्य हैं इनके चेयरमैन बार एसोसिएशन के, बार काउंसिल के, उनके पास में ये रिपोर्ट करें। मैं सबूत के इनके रजिस्ट्रेशन रद्द होने चाहिए। और मैं योगी को मारा है, उन्होंने पुलिस को नहीं मारा है, मोदी का तमाचा मारा है, उन्होंने अमित शाह को तमाचा मारा है। इन लोगों को चाहिए जो बुलडोजर आम जनता पे होते हैं, ये बुलडोजर इन बगीचों के खिलाफ होने चाहिए। पहले इनका रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद में मिस्टर मौर्य से रद्द कराइए, उसमें इनके नंबर देने पड़ेंगे। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो लिख करके नाम से, फोटो से इनकी कंप्लेंट। चलिए ठीक है गिरीश जी, आपका आक्रोश समझ पा रहे हैं और आपके इस आक्रोश से इत्तेफाक भी रखते हैं जो भी
भी साक्ष्य आपके पास हो आप के न्यूज़ के ऑफिस में भिजवा दीजिएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। वापस लौटते हैं चर्चा में। हमारे साथ अशोक गहलोत हाईकोर्ट के वकील लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अब गुंडागर्दी जैसा शब्द अगर एक अधिवक्ता के साथ जुड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं। बड़ा दुख हुआ कि मैंने एक ऐसी गरिमामयी इतिहास बताया इस पेशे का, मुझे इस बात का दुख हुआ है। देखिए, बार एसोसिएशन अपने स्तर पर भी कार्रवाई करती हैं। ऐसा नहीं है आपके प्रोग्राम का अगर कोई संज्ञान कहीं जाएगा तो वकीलों में हमेशा देखिए सीनियर और जूनियर के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा से पूरा हमारा पेशा चलता है। हमेशा हमारे सीनियरों ने, हम भी अपने जूनियर्स को सिखाते हैं कि बिल्कुल, आई एग्री। बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं, जाने माने अधिवक्ता ऐसे हैं जो हमारे टच में भी हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली, और उन्होंने आज भी वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि तालाब में अगर एक मछली ने गंध मचाई तो सारे तालाब का पानी गंदा हो जाता है। आज तो कम से कम वही स्थिति दिखाई दे रही है मुझे। बिल्कुल, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि चंद लोग जो अधिवक्ता हैं भी या नहीं भी हैं वो अभी तय होना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक कि जो ट्रेनी अधिवक्ता होते हैं वो भी, उनको लगता है उन्हें एक ऐसा ड्रेस कोड पहना दिया गया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो समाज में किसी भी तरीके का बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए। अशोक जी, मेरा ये मानना है, देखिए हर व्यक्ति किसी ना किसी की जूनियरशिप में काम करता है। बिल्कुल, प्रत्येक सीनियर का ये कर्तव्य है कि अपने जूनियर को इस पेशे की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करना और कैसे हमें अपनी बात रखनी है तरीके से, तथ्यों के साथ में, संयम पूर्वक, चाहे वो न्यायालय के समक्ष हो, चाहे वो किसी प्राधिकारी के समक्ष हो या किसी आम जन के सामने हमने बात रखें विनम्रता पूर्वक। समाज के गौरवमयी इतिहास में जिसमें हमारी एक महती भूमिका है, बिल्कुल, उसकी परंपरा और उस विरासत को ध्यान में रखते हुए हम व्यवहार करें। इस बात से मैं बिल्कुल दोनों ही हमारे समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। रूपा पांडे जी, क्योंकि चाहे हम अधिवक्ता की बात करें या प्रशासनिक अमले की, दोनों ही हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण अंग हैं और इसको किस तरीके से एक समाज में जो तस्वीर है वो पेश करनी चाहिए, मुझे लगता है इस पर अब थोड़ा सा गंभीरता बरतनी चाहिए। जी जी, बहुत गंभीरता तो बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, छवि धूमिल हो रही है। देखिए, बहुत सम्मानित होते हैं अधिवक्तागण, क्योंकि अभी आपने भी कहा कि न्यायालय मंदिर है और वो उसके पुजारी। अब ऐसे में सामान्य जनमानस अपने को कहाँ देखेगा? अगर पुलिस जिसके पास वो अपनी समस्याएं लेकर जाती है वो ही पिटती नजर आएगी, और जो न्याय दिलाते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, वो अन्याय करते नजर आएंगे, वो कानून को धत्ता बताते हुए अपने हाथ में ले लेंगे, तो वो जनमानस को क्या संदेश जाएगा कि आप अपनी बात को लेकर न्यायपालिका या पुलिस प्रशासन के पास जाइए, आप अपने हाथों से कोई कृत्य मत करिए, ये संदेश कैसे जाएगा? तो ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। ये छोटी घटना नहीं है, क्योंकि इस घटना के पीछे भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि न्याय और कानून का प्रतिनिधित्व करता है, वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। बीडी नकवी जी का रुख कर लेते हैं। बीडी नकवी जी, जो ये एक माहौल बना है पिछले काफ़ी वक्त से, ऐसा देखने को मिल रहा है, ये माहौल ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके, और जैसा कि अभी एक दर्शक जुड़े हुए थे उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, जैसा कि राजनीतिक पार्टियों को कहा जाता है कि अरे पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडागर्दी की सरकार थी, जंगल राज कायम था। तो ऐसे एक जिम्मेदार समाज के एक बेहद महत्वपूर्ण अंग को अधिवक्ता या फिर किसी भी प्रशासनिक जो एक न्यायपालिका है उसके कृत्य को लेकर इस तरीके की शब्दों का या टैगलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मुझे लगता है सही नहीं है आने वाले समय के लिए। अनम्यूट करिए जी। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है हालात बेहतर होने की। वजह यह है कि जब आप ही के चैनल पे हमने डिबेट की है कई मैटर में, जहां एक मंत्री क्रिमिनल डेलाइट मर्डर में छोड़ दिया गया, एक मंत्री को फौरन बेल मिल गई जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुलजिम था, पावरफुल था। अब आप जनता के अंदर क्या मैसेज जा रहा है? जनता के अंदर मैसेज जा रहा है कि भाई अब जुडिशरी का सहारे हम नहीं रह सकते। एक मैसेज गया ना, जो हो रहा है सब जानते हैं। जो जजमेंट्स पिछले 8-10 साल में हुए हैं बड़े बड़े मैटर में, वो कोई भी वो सब जानते हैं और क्रिमिनल पावर में है। देखिए, जनता खुद जिम्मेदार है,
जब जनता क्रिमिनल को पसंद करती है, वो एमएलए बनाती है, उसे मंत्री बनाती है, तो भाई क्या हाल होगा समाज के अंदर। समाज के अंदर राइट थिंकिंग पीपल आगे नहीं आएंगे, वो धर्म और बिरादरी की दीवारों में फंसे रहेंगे। देखिए, जब तक धर्म की दीवार और जब तक जात की बिरादरी की दीवार नहीं गिरेगी, सोसाइटी के अंदर ऐसे ही चलता रहेगा। पावरफुल लोग, ताकतवर लोग कमजोर पर जुल्म करते रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। हमें अपनी आंखों से चश्मा उतारना होगा, हमें ऑब्जेक्टिवली देखना होगा। हम के इंसान को इंसान माने, हम उसकी जात बिरादरी ना देखें, तब हम एक बड़े मुल्क और एक बड़े समाज के निर्माण कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और धर्म को अपने घर, अपना प्राइवेट मैटर समझिए, उसको टूल ऑफ गवर्नेंस ना बनाइए। मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, अभी तो आप देखिए कि एक सेक्शन सफर कर रहा है, दूसरा सेक्शन, लेकिन अब सबके सफरिंग शुरू हो जाएगी। चीजें रुकती नहीं है एक जगह हालात नहीं रुकते हैं। मैं भी अमेरिका गया, वहां की सोसाइटी को स्टडी करा मैंने, 4 महीने पहले मैं लौटा वहां से। वहां देखिए, वहां डिग्निटी ऑफ लेबर, वहां लॉ का जो कहते हैं ना, लॉ इज सुप्रीम, हमें लॉ को सुप्रीम मानना पड़ेगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानना पड़ेगा। हमें अपनी जिम्मेदारी, मैं दुनिया को बुरा कहूं, खुद अपने आप गलत करूं, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, हम कहाँ गलत हैं, तब हम दूसरे को गलत कह सकते हैं। बहरहाल उम्मीद यह है कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, लोग सोचेंगे, लोग समझेंगे और अच्छे लोगों को इलेक्शन में जिताएंगे, अच्छे लोगों को लीडर बनाएंगे, अच्छे लोगों को आगे लाएंगे, तब शायद जो है वो चीजें शायद बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल अशोक जी, देखा जाए तो लॉ को सुप्रीम मानना होगा, जैसा कि ये बेहद महत्वपूर्ण लाइन थी बीडी नकवी जी ने जो कही। तो ऐसे में एक कहते हैं ना कि जो व्यक्तित्व है या जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो भी बेहतर हो पाएगी और ईमानदारी से आप अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, और ये समाज में रह रहे हर एक व्यक्ति के लिए है। देखिए, प्रॉब्लम ये आ गई है कि आदमी पैसे के लिए पागल हो गया है, जरूरतें बढ़ गई हैं उसकी। चीजें समाज में नहीं हो सकती जब तक पेट नहीं भरा होगा लोगों का। लोग किसी कानून को, किसी धर्म को नहीं मान सकते, मेरा ऐसा मानना है। पहले रोटी जो है दुनिया का सबसे बड़ा सच है, हर निजाम में। बिल्कुल बीडी नकवी जी, आपने इस बात का जिक्र किया तो एक बात ये भी है, जैसे कि धारा 151 लगा दी जाती है नॉर्मली, आपने देखा होगा, लेकिन इसमें अधिकतर आपने देखा होगा अपने अपने तरीके से किस तरीके से लेन देन का सिलसिला शुरू हो जाता है। माइनर सी मिस्टेक हुई अगर किसी के द्वारा और एक धारा लगा दी गई जो कॉमन सी धारा है, लेकिन उसको कितना ब्रॉड कर दिया जाता है। वो उसमें संलिप्तता दोनों की होती है, एडवोकेट की भी होती है, उसमें वर्दीधारी प्रशासनिक अमले की भी होती है। तो इस तरीके का जो चीजें निकलकर सामने आती है, हाँ अगर क्राइम हुआ है, सही मायने में हुआ है, तो मुझे लगता है ठीक है, उसका उस तरीके से आप कर सकते हैं, उस आधार पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। शुक्रिया जी बीडी नकवी जी, फाइनल कमेंट आपका ही लेंगे। बात कहता हूँ जी, मैं एक बात कहता हूँ, बस एक बात कहता हूँ जी। जब कोई झगड़ा होता है तो एफआईआर लोग गलत क्यों करते हैं? एफआईआर सही नहीं करते, 2-4 लोगों का नाम और बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, समाज के बिल्कुल, अंदर ये चीज है बड़ी खराबी। बिल्कुल जी। समाज से भी ये चीजें पनप रही हैं, जैसे कि कोई अगर घूस देगा नहीं तो फिर लेगा कौन। तो इसी तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और उसके लिए समाज को भी जागरूक होना होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस तरीके की तस्वीर जो सामने आ रही है वो बेहद दुखद भी है और ये सवाल भी खड़ा कर रही है कि वाकई जो कानून है वो सबके लिए बराबर होता है, वो चाहे फिर आम इंसान हो या फिर वकील हो या फिर प्रशासनिक कोई भी अधिकारी हो या कांस्टेबल हो या सिपाही, सबके लिए कानून बराबर होता है किसी भी अपराध के लिए। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।